मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ न रहूँ। मुझे चिंता नहीं मैं रहूँ या न रहूँ। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूँगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। आप समझ गए होंगे कि ये शब्द किसके थे। अध्याय 2 की हमारे प्रधानमंत्री सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी की। मैं योगेश शर्मा आपको सुनाता हूं इंदिरा गांधी की कहानी। इंदिरा गांधी अपनी मौत से एक रोज पहले यानी 30 अक्टूबर 1984 को उड़ीसा के भुवनेश्वर के परेड ग्राउंड में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उनका भाषण है वो यादगार है। ये भाषण उनके सूचना सलाहकार HY शारदा प्रसाद तैयार करते थे। भुवनेश्वर की सभा के लिए भी भाषण शारदा प्रसाद ने ही लिखा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक इंदिरा गांधी ने अपना लिखित भाषण छोड़कर अपने मन की बात कहने लग गई। भाषण के दौरान उनके इस भाषण से और संबोधन से लोग चकित रह गए। अगले ही दिन यानी 31 अक्टूबर 1984 को उनके दो निजी बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेन सिंह ने अपने सर्विस वेपन से उन्हें गोली मार दी थी। कुछ ही क्षणों बाद उनकी मौत हो गई थी। दरअसल ये सच ही कहा जाता है कि नियति आपके कंधे पर सवार होकर बहुत कुछ करवाती है। इंदिरा गांधी द्वारा अंतिम भाषण में कहे गए उनके शब्द शायद नियति ने ही उनसे कहलवाए हों। सच ये है कि इस खबर को सुनकर हर कोई सकते में था। इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। प्रधानमंत्री काल के दौरान अनेकों ऐसे कीर्तिमान थे जो दुनिया में मिसाल कहलाए। साल 1974 18 मई बुद्ध पूर्णिमा का दिन और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। भारत के इतिहास में इस दिन को हमेशा याद रखा जाएगा। इस दिन ही देश का पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण रेंज में किया गया था। आज से करीब 50 साल पहले किए गए इस परीक्षण से पूरी दुनिया चकित रह गई थी। भारत ने अपने पहले परीक्षण के साथ ही यह भी साफ कर दिया था कि वह पूरी तरह शांति के लिए यह परीक्षण कर रहा है। चीन, रशिया, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन और UNSC के स्थायी सदस्य जो ये कहे जाते हैं के बाद भारत इकलौता राष्ट्र बन गया था जिसने यह उपलब्धि हासिल की थी। यह परमाणु परीक्षण भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने की तरफ इंदिरा गांधी का पहला कदम था। भारत ने जिस वक्त ये परीक्षण किया था उस वक्त अमेरिका वियतनाम युद्ध में उलझा हुआ था, लिहाजा भारत के परमाणु परीक्षण की तरफ उसका ध्यान उस वक्त नहीं गया। जब भारत ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया तब अमेरिका के कान खड़े हो गए। अमेरिका के लिए इससे भी बड़ी चिंता की बात यह थी कि उसकी खुफिया एजेंसियों को और सैटेलाइट्स को भनक भी नहीं लगी। वह वियतनाम युद्ध के बीच हुए इस परीक्षण को लेकर तिलमिलाया हुआ था। इस परीक्षण का नतीजा था कि अमेरिका ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन सभी को एक चुनौती के तौर पर स्वीकार किया था और वो ताकतवर बनकर उभरी थी। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमेरिका के यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति निक्सन के भोज को ठुकरा दिया था। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में देश ने ये उपलब्धि हासिल की थी। इस परीक्षण के लिए कोड वर्ड तय किए गए थे। वैज्ञानिकों ने इसे स्माइलिंग बुद्धा, भारतीय सेना ने हैप्पी कृष्णा और ऑफिशियल तौर पर इसे पोखरण फर्स्ट कोड नेम दिया गया। वैज्ञानिकों ने पहले परीक्षण के लिए जो कोड वर्ड तय किया था वो था बुद्धा इज स्माइलिंग। कहा जाता है कि साल 1974 में जब ये परमाणु परीक्षण सफल हुआ तो इसकी सूचना डॉक्टर रमन्ना ने तत्कालीन PM इंदिरा गांधी को दी थी। उन्होंने फ़ोन कर इंदिरा गांधी को कहा था कि बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं।
इस सीक्रेट मिशन के लिए 75 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम ने 1967 से लेकर 1974 तक कड़ी मेहनत की थी। एपीजे अब्दुल कलाम भी इसी टीम में शुमार थे। इस सफल टेस्ट के बाद इंदिरा गांधी ने भी उस जगह का दौरा किया था। 1972 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का दौरा करते वक्त परीक्षण को लेकर बात हुई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वहां के वैज्ञानिकों को परमाणु परीक्षण संयंत्र बनाने की मौखिक इजाज़त दी थी। परीक्षण के दिन से पहले तक इस पूरे ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया था। इंदिरा गांधी की कैबिनेट में भी किसी को जानकारी नहीं थी। परीक्षण के चलते जब अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए तब भारत का साथ सोवियत संघ ने दिया था। जिस वक्त ये परीक्षण किया गया उस वक्त अमेरिका की कमान राष्ट्रपति निक्सन के हाथों में थी। अब बात आती है कि इंदिरा गांधी क्यों आयरन लेडी कही गई। कारण तो कई हैं, लेकिन इसके पीछे के कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उनमें से एक प्रमुख तथ्य है कि उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसा जख्म दिया जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा था, लेकिन अपने साहसिक फैसलों की वजह से वह आयरन लेडी बनकर उभरी। ऐसा ही एक फैसला था पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश के निर्माण में भूमिका को लेकर। देश की आज़ादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान नाम से दो मुल्क भारत के अलावा बने थे। हालांकि पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना बांग्ला भाषी लोगों पर अत्याचार कर रही थी, जिसके बाद भाषा के आधार पर 70 के दशक में पाकिस्तान के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में क्रांति की चिंगारी फूट गई। साल 1971 में मौके की नज़ाकत को भांपते हुए इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान का समर्थन किया, वहाँ के आंदोलन का समर्थन किया और इंडियन आर्मी को पाकिस्तान में घुसकर बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ रही मुक्ति वाहिनी का साथ देने का आदेश दिया था। सैम मानेकशॉ उस समय वहाँ जनरल की भूमिका में थे। इंदिरा गांधी के आदेश पर 5 दिसंबर को भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों पर टूट पड़ी और 11 दिनों के अंदर ही 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान सेना के घुटने टेकने के बाद इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराकर बांग्लादेश के रूप में स्थापित करवा दिया। खास बात यह है कि इस सैन्य अभियान में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने जैसे साहसिक फैसलों के बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की चर्चा तेज हो गई। भारत की चर्चा में पाकिस्तान कहीं पीछे रह गया और भारत दुनिया भर में मजबूत राष्ट्र के तौर पर चर्चा में आ गया। तब इंदिरा गांधी ने देश की आर्थिक मजबूती के लिए कदम उठाया और सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती दी। 19 जुलाई 1979 को जब इंदिरा गांधी ने देश भर के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके तहलका मचा दिया था। इन बैंकों पर बड़े बड़े औद्योगिक घरानों का साम्राज्य था। दूसरी बार 1980 में 7 अन्य बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। आम जनता में इसका बहुत पॉजिटिव मैसेज गया। 1980 में पंजाब में पृथक खालिस्तान की मांग को लेकर आतंकवाद चरम पर पहुंच गया। इंदिरा गांधी की सरकार के लिए यह उग्रवाद परेशानी का सबब बन गया। जनरल सिंह भिंडरावाला की अगुवाई में खालिस्तान नाम से नए देश बनाने की मांग ने हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया। इंदिरा गांधी ने यहाँ भी कमान संभाली और कड़ा कदम उठाने का आदेश दे दिया। खालिस्तानी आतंकियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छुपकर खूनी खेल खेलने का बड़ा प्लान बनाया था, जिसकी भनक भारत की खुफिया एजेंसियों को लग गई थी। तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से भी बात की इंदिरा गांधी ने और उन्हें बताया कि वो ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दे रही है और विपक्ष की नेता की राय भी ली और आखिरकार ब्लू स्टार
को ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 3 और 6 जून के बीच 1984 को रातों रात भारतीय सेना के स्पेशल कमांडो जूते उतारकर और सिर में कपड़े बांधकर धर्मस्थल की परंपरा का सम्मान करते हुए स्वर्ण मंदिर के अंदर घुस गए और आतंकवादियों को गोलियों से भून दिया। इसके बाद 4 दशकों तक पंजाब में खालिस्तान सिर नहीं उठा पाया या मांग सिर नहीं उठा पाई। हालांकि देश की अखंडता की कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जमुनी के निजी अंगरक्षकों ने ही इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। कारण ये भी था कि सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई और ऐसा संदेश गया था कि सिखों के सबसे पवित्र स्थल पर सरकारी आदेश पर धर्मस्थल को अपवित्र किया गया है। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई की कीमत इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को चुकानी पड़ी। उनके सिख अंगरक्षकों के हाथों उनकी जान चली गई। इंदिरा गांधी के कई फैसले बहुत मजबूत थे, लेकिन एक विवादित फैसला भी उनके पूरे कार्यकाल का रहा, वो था आपातकाल का, जिसके कारण उन्हें सियासी और चुनावी नुकसान उठाना पड़ा। जब इंदिरा गांधी ने देश को आपातकाल की विभीषिका में झोंक दिया था, देश में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने की अवधि के लिए आपातकाल लगा। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की थी। 25 जून और 26 जून की दरमियानी रात में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में आपातकाल लागू हो गया था। अगली सुबह पूरे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज़ में संदेश को सुना। उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। बहरहाल आपातकाल के ऐलान के साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। अभिव्यक्ति का अधिकार छीन लिया गया। लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया। 25 जून की रात से ही देश में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया। जेपी नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, कई बड़े नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया। जेलों में जगह तक नहीं बची थी। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया। उसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कुछ कारणों से न्यायपालिका से टकराव शुरू हो गया था। यही टकराव इमरजेंसी का बैकग्राउंड बना। आपातकाल के लिए 27 फरवरी 1967 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बड़ी पृष्ठभूमि तैयार की थी। ऐसा कहा जाता है, एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुब्बाराव के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने 7 बनाम 6 जजों के बहुमत से फैसला सुनाया था। इसमें कहा था कि संसद में 2/3 बहुमत के साथ किसी भी संविधान संशोधन के जरिए मूलभूत अधिकारों के प्रावधान को न तो खत्म किया जा सकता है और न ही इन्हें सीमित किया जा सकता है। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिलाई थी। वह खुद भी बड़े मार्जिन से चुनाव जीती थी। खुद इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठाते हुए उनके चुनावी प्रतिद्वंदी राजनारायण ने 1971 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इंदिरा गांधी के सामने रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले राजनारायण ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। मामले की सुनवाई हुई और इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर भी बैन लगा दिया गया था। आरएसएस को विपक्षी नेताओं का करीबी माना गया था और ये आशंका भी जताई गई थी कि यह सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन कर सकती है। तो इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को राजनीतिक रूप से देश के सबसे प्रभावशाली
नेहरू परिवार में हुआ था। वह मोतीलाल नेहरू की पोती, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की बेटी थी। इंदिरा को गांधी उपनाम फिरोज गांधी से विवाह के पश्चात मिला था। पिता जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के नायक के तौर पर जाने गए थे और आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू थे। 1934-35 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इंदिरा गांधी ने शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें प्रियदर्शनी नाम यहीं पर दिया। इंदिरा प्रियदर्शनी कहलाई। इंदिरा ने महज 11 वर्ष की आयु में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ बच्चों की वानर सेना का गठन किया था, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक अनूठी घटना थी। 1938 में औपचारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वो शामिल हुई और पिता के राजनीतिक कार्यों में हाथ बटाने लगी। प्रधानमंत्री रहते हुए देश के विकास के मद्देनज़र उनके कई फैसले अहम हैं। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने की। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाकर में योगदान उनका रहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 362 में भारतीय रियासतों के शासकों को प्रीवी पर्स हासिल थे, उन्हें इस बात का भुगतान होता था। इंदिरा गांधी ने दावा किया था कि प्रीवी पर्स न केवल सरकार का राजस्व घाटा बढ़ाता है, बल्कि समानता के अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। 1971 में भारतीय संविधान में 26वां संशोधन किया गया, जिसने संविधान के अनुच्छेद 291 और 362 को समाप्त करने के साथ और प्रीवी पर्स को भी समाप्त कर दिया। उन्होंने अपने विरोधियों के नारे इंदिरा हटाओ का जवाब अपने नारे गरीबी हटाओ से दिया, जिसका अर्थ है गरीबी का उन्मूलन। बाद में इसे एक सरकारी कार्यक्रम में बदल दिया गया और 5वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया। उनके शासनकाल में महिलाओं को बराबरी का हक मिला। खेती और महिला मजदूरों को पुरुषों के बराबर मजदूरी का कानून बना। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का सूत्रपात उनके कालखंड की बड़ी घटना है। किसानों के जीवन को सुधारने के लिए परियोजनाओं से देश कृषि क्षेत्र में अग्रणी बना। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो बनी रही, लेकिन कांग्रेस में अंतर्कलह शुरू हो चुकी थी। आखिरकार 1969 में कांग्रेस टूट गई। मूल कांग्रेस की अगुवाई कामराज और मोरारजी देसाई कर रहे थे और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर के नाम से नई पार्टी बना ली। पार्टी का विभाजन के होने के साथ ही पार्टी के लोगों पर कब्जे को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस ओरिजिनल और कांग्रेस आर दोनों बैलों की जोड़ी के चुनाव चिन्ह पर अपना दावा जता रहे थे। जब ये मामला भारतीय चुनाव आयोग के पास पहुंचा तो उसने बैलों की जोड़ी का कांग्रेस का सिंबल कांग्रेस ओरिजिनल को दे दिया। ऐसे में इंदिरा ने अपनी कांग्रेस के लिए गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह लिया। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह के साथ लोकसभा चुनाव में उतरी। उसे 44% वोटों के साथ 352 सीटें हासिल हुई, जबकि कांग्रेस के दूसरे गुट को महज 10% वोट और 16 सीटें मिली। इस तरह इंदिरा की कांग्रेस ने असली कांग्रेस का रुतबा हासिल कर लिया। 1977 के चुनाव तक कांग्रेस ने इसी चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा, लेकिन हालात कुछ ऐसे पैदा हुए कि फिर कांग्रेस के टूटने की स्थिति आ गई। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की बुरी तरह शिकस्त के बाद कांग्रेस में उनके बहुत से सहयोगियों को ऐसा लगा कि अब इंदिरा युग खत्म हो चुका है। लिहाजा कांग्रेस में फिर इंदिरा गांधी को लेकर असंतोष के हालात पनप गए। ब्रह्मानंद रेड्डी और देवराज अरस समेत बहुत से कांग्रेसी चाहते थे कि इंदिरा गांधी को किनारे कर दिया जाए। 2 जनवरी 1978 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को फिर विभाजित करते हुए नई पार्टी बनाई। इसे उन्होंने कांग्रेस आई का नाम दिया, कांग्रेस इंदिरा। इसे असली कांग्रेस बताया गया। इसका असल राष्ट्रीय राजनीति से लेकर राज्यों की राजनीति तक बड़ा प्रभाव पड़ा। हर जगह कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई। अब की बार इंदिरा गांधी ने
चुनाव आयोग से नए चुनाव चिन्ह की मांग की। गाय बछड़े का चुनाव चिन्ह देश भर में कांग्रेस के लिए नकारात्मक चुनाव चिन्ह के रूप में पहचान बना चुका था। विपक्ष इस चुनाव चिन्ह के जरिए माँ बेटे पर लगातार हमला कर रहा था। माँ बेटे यानी इंदिरा गांधी और संजय गांधी। जब उन्होंने कांग्रेस को 1978 में तोड़ा तो चुनाव आयोग ने इस सिंबल को फ्रीज कर दिया। कांग्रेस के हाथ के पंजे को अपनाया नया चुनाव चिन्ह बनाने की कहानी भी यहीं से शुरू होती है। ये रोचक है। इंदिरा तब पीवी नरसिम्हा राव के साथ आंध्र प्रदेश के दौरे पर थी। बूटा सिंह दिल्ली में नए चुनाव चिन्ह के बारे में बातचीत करने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। चुनाव आयोग ने उन्हें हाथी, साइकिल और हाथ का पंजा में से एक चिन्ह लेने को कहा। बूटा सिंह असमंजस में थे कि क्या करें। उन्होंने इस पर फैसला लेने के लिए इंदिरा गांधी को टेलीफोनिक बातचीत की। अगले दिन जाकर आयोग को ये बताना भी जरूरी था कि कांग्रेस आई कौन सा सिंबल चुन रही है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो उसे बगैर किसी तय सिंबल के चुनाव लड़ना होता। पार्टी में इस पर गहन मंथन हुआ। आखिरकार इंदिरा गांधी की सहमति से हाथ का पंजा पर मोहर लग गई और इस तरह कांग्रेस आई को 1952 के चुनावों के बाद तीसरी बार नया चुनाव चिन्ह मिला। हाथ का सिंबल 1980 में इंदिरा गांधी और कांग्रेस के लिए शुभ साबित हुआ। इंदिरा गांधी भारी बहुमत से चुनाव जीतकर फिर सत्ता में लौटी। भारत की राजनीति में अपनी कूटनीति से विरोधियों को ठिकाने लगा देने में इंदिरा गांधी जैसा कोई नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने अपने दौर में ऐसे ऐसे दिग्गजों को रास्ते से हटा दिया जो किसी दौर में कांग्रेस के संगठन और देश की राजनीति में उनसे भी ज़्यादा ताकतवर थे। ऐसे एक दिग्गज नेता थे नीलम संजीव रेड्डी, जिनका नाम खुद इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित किया था। मगर ऐसा सियासी खेल हुआ कि रेड्डी के बजाय वीवी गिरी राष्ट्रपति चुने गए। 1969 का किस्सा है। तब रेड्डी कांग्रेस के ताकतवर नेता थे और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में उस साल राष्ट्रपति चुनाव होने थे और लगभग तय था कि रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे। गांधी भी रेड्डी को रोक नहीं सकती थी क्योंकि बहुमत था उनके साथ पार्टी के अंदर, जबकि उन्हें संदेह था कि रेड्डी राष्ट्रपति बने तो उनकी सरकार के लिए खतरा बन सकते हैं। तब उन्होंने एक रणनीतिक चाल चली और खुद ही रेड्डी का नाम राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए घोषित कर दिया। मगर तथ्य कहते हैं कि पर्दे के पीछे से उन्होंने बाबू जगजीवन राम के जरिए ये कहलवा दिया था कि वे अंतरात्मा की आवाज़ पर वीवी गिरी को वोट डालेंगे। इसका असर ये हुआ कि कांग्रेस के नेता दो कैंप में बट गए थे। एक धड़ा रेड्डी तो दूसरा अंतरात्मा की आवाज़ के पक्ष में था। इससे वोट में बंटवारा हो गया। ऐन वक्त पर गांधी ने गिरी को समर्थन दे दिया और आखिरकार रेड्डी राष्ट्रपति का चुनाव हार गए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मतदान करने वाले सभी जनप्रतिनिधियों के सामने एक ऐसी बात कह दी थी जिसने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सहित विपक्षियों को भी हैरत में डाल दिया था। इंदिरा गांधी ने वोट डालने वाले भी सभी लोगों से, सभी नेताओं से कहा था कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दें और जो बेहतर उम्मीदवार हो उसे ही चुनें। सैन्य दृष्टिकोण से देखें तो भारत इंदिरा गांधी के कालखंड में ताकतवर बनकर उभरा। 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम दिया था और पाकिस्तान की कब्र खोद दी थी। इस ऑपरेशन की मंजूरी इंदिरा गांधी ने ही दी थी। दरअसल पाकिस्तान ने 17 अप्रैल 1984 को सियाचिन पर कब्जा करने की कूटनीतिक रणनीति बनाई, जिसकी जानकारी भारत को समय रहते लग गई। भारत ने उससे पहले ही सियाचिन पर कब्जा करने की योजना बना डाली और इस ऑपरेशन को कोड नाम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत। इंदिरा गांधी की उपलब्धियां और उनसे जुड़े संस्मरणों को अध्याय के एक एपिसोड में वर्णित नहीं किया जा सकता। लिहाजा अभी कहते हैं अलविदा। अध्याय 2 के अगले एपिसोड में फिर हम प्रधानमंत्री की गाथा के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।